बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। वफाकी हुकूमत की मफाहमत की जानिब एक और पेशकदमी। अपोजिशन के साथ इख्तलाफात को खत्म करने के लिए राजा नासिर अब्बास को सेनेट में कायदे इख्तलाफ मुकर्रर कर दिया। महमूद खान अचकजई के बाद राजा नासिर अब्बास की तकर्री डेडलॉक के खात्मे की चाबी करार दी जा रही है। अब देखना यह है कि बॉल को हिट कौन करता है। वो डायलॉग के लिए रास्ता खोलते हैं या रास्ते को बंद करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा कि पाकिस्तान मुजाहरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गलतियों पर बैठे सोचें, एक दूसरे पर उंगली उठाने से बात नहीं बनेगी। राना सनाउल्लाह ने सेनेट में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि हमें माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए इंतखाबी कवानीन और इलेक्शन कमीशन पर बात करते हैं। सियासतदानों को एक दूसरे का गिरीबान पकड़ने की बजाय बात करना होगी। वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि मुलाकातों से बात आगे बढ़ती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पीटीआई को हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में रुकावट समझते हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में संजीदा है, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। पीटीआई 4-5 जुबानें बोलती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलग और असम्बली में बैठने वाले अलग जुबान बोल रहे हैं। हम उनकी कौन सी जुबान पर एतबार करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो लोग बाहर बैठकर गालिम गलोच करते हैं, सबसे पहले उनकी जुबान बंदी जरूरी है। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान ने शोर शराबा किया तो ख्वाजा आसिफ ने कहा, अचकजई साहब अपनी पार्टी को संभालें। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार देते हुए मुल्क में मजबूत बल्दियाती निजाम का मामला भी उठाया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कराची, लाहौर समेत हर जगह बल्दियाती निजाम लाना होगा। तमाम सूबों को गली मोहल्लों में नुमाइंदगी देना होगी। सियासी हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं कराती। अगर इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाए तो मुख्तलिफ बहाने किए जाते हैं, जबकि आमिर मजबूत बल्दियाती निजाम लाते हैं। जब तक गली मोहल्ले में अवामी नुमाइंदगी नहीं होगी तो वजारत दिफा के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 28वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार बनाने की तजवीज़ थी, मगर इत्तफाक होने के बावजूद इससे पीछे हटना पड़ा। अब अगली आईनी तरमीम में एक कौम, एक निसाब और बल्दियाती निजाम लाना होगा। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि चीन की मौजूदा सदर भी एक सियासी अमल के जरिए उभर कर सामने आए हैं। पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करनी है तो पहले उनको गली मोहल्ले में नुमाइंदगी दें। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा। कुछ होश के नाखून लेने चाहिए हमें। सारी कौम को एम्पावर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको एम्पावर्ड सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने मुल्क में मजबूत बल्दियाती निजाम के लिए तहरीक का आगाज कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मकामी हुकूमतें जमहूरियत की नर्सरियां होती हैं। अवाम को हक हुक्मरानी नहीं मिल रहा, कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सारे निजाम पर कब्जा किया हुआ है, जबकि नून लीग ने पंजाब में बल्दियाती निजाम का हुलिया बिगाड़ दिया है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीटीआई को शदीद तनकीद। तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहे हैं। आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। इलेक्शन प्लान को अमल दरामद खैबर पख्तूनख्वा समेत सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तलाल चौधरी कहते हैं कि 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। सीटीडी को फाल क्यों नहीं किया गया? सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाने से किसने रोका है? आपको किसने रोका है कि काउंटर टेररिज्म पर अफवाज के साथ खड़े ना हो? जब आपको इजलास पर बुलाया जाता है तो आप क्यों नहीं आते? इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती थी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की वजह यही है। सब जानते हैं कि सवा से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया। दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निबटने के लिए दीगर सूबों ने अपने हिस्से से 800 अरब रुपए दिए। वज़ीर आज़म ने अफगान तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि हमने 40 लाख अफगानों की मेहमान नवाजी की। अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी आवाम पर रहम करे। नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाकर मुस्बत सम देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस पर बात कर देते हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। खुर्रम साहब, अच्छी बात है कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 5 माह के बाद अपोजिशन लीडर की तकर्री हो गई है और आज भी हुकूमत एक मरतबा फिर मुफाहमत और मकालमे पर जोर दिया है। क्या इस बार तवक्को करनी चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात को लेकर कोई पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि दूसरी जानिब भी अपोजिशन लीडर मुकम्मल तौर पर एक सियासी आदमी है? जी, हमें बड़ी तवक्को है कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हुआ है जनाब अचकजई साहब से कि वो
पूरी जिंदगी उन्होंने पुरअमन और आईनी जदोजहद की है, तो वो अपोजिशन की सियासत को, खासतौर पर तहरीक इंसाफ की सियासत को उस तशद्दुद के पिंजरे से बाहर निकालेंगे जिसमें उन्होंने कैद कर लिया है। और वो पिंजरा जो है वो सिर्फ सड़क पे तशद्दुद नहीं है, वो एक जिसे हम कह सकते हैं लफ्जी तशद्दुद भी है, जिसमें इस तरह के नारे हैं कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, हमारे हैं, हमारे नौजवान तुम्हारे घरों में घुस कर मारेंगे। मरियम बीबी के बारे में बड़ी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल हो चुकी है। तो लिहाजा अब ये तवक्को है कि जो अपोजिशन की जदोजहद है कौमी असेंबली में और कुछ हद तक सेनेट में भी ये तवक्को है, वो जो सड़क के तशद्दुद से और लफ्जी तशद्दुद से पीछे हटेगी और फोकस होगा किस चीज पे? हमारी ख्वाहिश है अवाम के मसलों के हल पे ऊपर, अवाम की फलाह के ऊपर, ना सिर्फ कि किसी एक सियासी लीडर की रिहाई जो है वो पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन जाए, जो कि मसला नहीं है। मसला दहशतगर्दी है, मसला इस मुल्क में नया रोजगार पैदा करना है, मसला मुल्क की मईशत में नमू लेकर आनी है, मसला यहाँ ज़राअत के अंदर जदीदियत लेकर आनी है, मसला जो है वो वफाक और सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम है उसका मामला हल करना है। तो ये बड़े संजीदा और वजनी मसाइल हैं जिनका आवाम की बराह रास्त जिंदगी से ताल्लुक है, बजाय ये कि हम कोई महल्लाती साजिशों की खेल ही खेलते हैं। ठीक है, बात ये तीरा में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है ना, और केपी हुकूमत इसे ओन नहीं कर रही, जिसकी वजह से वफाक और केपी में भी दूरियां हैं। आज तलाल चौधरी साहब केपी हुकूमत पर काफ़ी तनकीद कर रहे थे। इस मसले का हल क्या है? ये मेरी खुद ज़ाती तौर पर भी सुहेल आफरीदी साहब से भी बात हुई, तर्जुमान से भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें उन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए कि पता चले कि इस बार केपी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सलूब के अंदर लाया जाए और फिर एक अदद स्ट्रेटजी या जो कुछ भी बनाना सबकी एक मुत्तफिका राय हो। तो आप नहीं समझते कि वफाक को ये कर लेना चाहिए अब? कि वफाक ने ये काम पहले एक दफा कर लिया है 2015, 16 और 17 में, अगर आपके नाजरीन को याद हो। रद्दुल फसाद बाद में हुआ, उससे पहले ज़रबे अज़्ब हुआ, जिसमें इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया था दहशतगर्दों से। लेकिन उसके बाद जो है जब अफवाज पाकिस्तान ने सफाई कर दी तो उसके जो अगले दो मराहिल थे, अंग्रेजी में कहते हैं क्लियर, होल्ड, बिल्ड। तो जब क्लियर हो गया तो होल्ड और बिल्ड उस सूबे की हुकूमत ने करना था जहां उस वक्त से लेकर आज तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब वो होल्ड और बिल्ड नहीं कर सके, अब एक दफा फिर इंशाल्लाह तीरा जो है वो क्लियर होने जा रहा है। तो वो ठीक है, वो जो निगोशिएशन कोई करनी है, जो गुफ्तगू करनी है, उसका हिस्सा बने, लेकिन जो होल्ड और बिल्ड का हिस्सा है वो उन्होंने करना है। और मेरा भी उनसे ये सवाल है कि क्या उन्होंने 13 साल की हुकूमत में कोई सबक नहीं सीखा? सबक वाजे है कि पाकिस्तान में अब तक दहशतगर्दी से लड़ने के लिए सवाए ऑपरेशन के कोई चीज कामयाब नहीं हुई। बेशुमार लोगों ने बशमूल हुकूमत पाकिस्तान ने जो है मुज़ाकरात का रास्ता चुना, उसके ऊपर गौर किया, लेकिन बिल आखिर वो सब ऑपरेशन के तक हो चुका। जबकि 10 साल के अंदर दूसरी दफा ऑपरेशन हो रहा है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर जो असल जिम्मेदारी है होल्ड और बिल्ड की वो सूबाई हुकूमत की है, वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम से मुतल्लिक बोला कि ये ढकोसला साबित हुई है और इसके नतीजे में ज़्यादातर इख्तियार सूबाई दारुल-हुकूमतों में जमा हुए हैं। क्या आप भी 18वीं तरमीम को ढकोसला ही समझते हैं सर? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत से रिवर्स करने के लिए 28वीं तरमीम ला रही है। क्या पीपल्स पार्टी को इस सिलसिले में, पीपल्स पार्टी की इस सिलसिले में आप लोग को हमायत मिल जाएगी सर? जी देखिए, ख्वाजा साहब मेरे बहुत सीनियर पार्टी के रुकन हैं और वजीर दिफा है, उनके जो अल्फाज हैं उसकी बेहतर तवजीह वही पेश कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया, मैंने तो आपके सामने कोड अनकोड किया ना, तो उसमें तो वो कह रही है कि मैं इसमें इतना कहूंगा कि जो तवक्को थी कि इख्तियारात सूबों को ट्रांसफर करने से जो बेहतरी आएगी, मसलन मैं सिर्फ ज़राअत की बात कर देता हूँ कि महकमा ज़राअत जो है मुकम्मल तौर पर अब सूबे के पास है, इसी तरह यूनिवर्सिटियां मुकम्मल तौर पर सूबे के पास है। उनके अंदर हमें वो बेहतरी नजर नहीं आई जिसकी तवक्को थी। और ये बेहतरी ये नहीं है कि कल इख्तियारात ट्रांसफर हुए हैं। आपके नाज़रीन को याद करा दूं, अब इससे किए हुए ये 16वां साल चल रहा है, 2010 में ये काम हुआ था। तो लिहाजा बहुत सारे इश्यूज में जो तवक्को थी परफॉर्मेंस की बेहतरी की, वो भी,
اور دوسرا جو ہے جو تمام ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں جو ٹرانسفر کیے گئے ہیں پچھلے 16 سالوں میں، ان سے بھی توقع تھی. بعض جگہوں میں بہتر استعمال ہے، بعض جگہوں پہ تقریباً صفر استعمال ہے، جیسے کے پی ہے. ان کے لیے اگر ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے جو ہزاروں ارب روپے ان کو دیے گئے ہیں پچھلے 16 سالوں میں ان سے کیا تعمیر کیا ہے، تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کے لیے. ٹھیک. اچھا خورشید صاحب، 18ویں ترمیم سے یاد آیا کہ آج کل ایک بحث ہو رہی ہے، اس کو ٹیسٹر کے طور پر استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ اس پر بات بھی ہو رہی ہے کہ حکومت کو ووٹ ڈالنے کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دینی چاہیے. کیا واقعی اس پر سیریسلی غور ہو رہا ہے، اور آپ کی اس پر رائے کیا ہے، ذاتی رائے کیا ہے اس پہ؟ جی میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ اس پہ سیریسلی غور ہو رہا ہو، لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں جس طرح کا ماحول ہے اس پر ضرور، اب اس وقت 18 سال کی عمر ہے. اس وقت خیال یہ تھا کہ جو شخص جس کو شناختی کارڈ مل جائے کسی بھی پاکستانی مرد و خاتون کو، ٹھیک ہے. اس کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے. لیکن ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا. میں اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ 21 سال ہونی چاہیے. 21 سال ہونی چاہیے. تو پھر تمام پروسیس، ایون شناختی کارڈ کے بھی پھر 21 سال میں ہی ہونا چاہیے، ڈرائیونگ لائسنس کا بھی 21 سال میں ہونا چاہیے، کسی ادارے کی بھرتی کے لیے بھی 21 سال ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، گاڑی، ایک موٹر سائیکل یا گاڑی چلانا اور قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنا، وہ دو بہت علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو ہمیں کم از کم اس کے بارے میں کچھ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. جو 18 سال کا پاکستانی ہوتا ہے اس کا جو حق ہے شناختی کارڈ حاصل کرنے کا، اس کے نتیجے میں اس نے باقی سارے معاملات اپنے سیدھے کرنے، وہ اسے ملے. لیکن ووٹ پاکستان کی جو آنے والی تقدیر ہے اس کو طے کرنے کا معاملہ ہے، اس میں تھوڑی سی متانت ہمیں چاہیے. اچھا، اس کا کرائٹیریا کیا ہو؟ جیسے کہ آپ نے ابھی 21 سال بولا کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کم از کم آپ کی ذاتی رائے 21 ہونا چاہیے. مینٹل میچورٹی کے ساتھ ہے نا سر. میں نے آپ کو اتنے ڈپارٹمنٹ گنوا دی ہے جہاں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ 18 سال میں لڑکا یا لڑکی میچور ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں تو 16 سال کی عمر تک کہا جا رہا ہے کہ 16 سال کی عمر میں ووٹ کا حق دینا چاہیے. اور اس سلسلے میں برطانیہ میں باقاعدہ اس وقت سیریسلی قانون سازی بھی ہو رہی ہے، سوائے میرا خیال ہے ایک آدھ کوئی ملک ہے، ادروائز 25 سال تو کہیں بھی نہیں ہے. نہیں تو 25 سال میرے خیال میں تجویز بھی نہیں ہے. 21 سال چونکہ پہلے ہوا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک، وہاں سے 18 ہوا تھا، تو لہٰذا 21 سال کی بڑی ایک طویل تاریخ موجود ہے. یعنی پاکستانی دوبارہ سے امیچور ہو رہے ہیں، پاکستانی نوجوان امیچور ہو رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ ایسے لوگ جو 21 تک، توقع یہ ہے کہ بہت سارے جو نوجوان مرد و خواتین ہیں ان نے اپنی پہلی نوکریوں کا آغاز کر دیا ہوگا، یا انہیں یونیورسٹی میں کچھ عرصہ ہو گیا ہوگا، تو وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی اس کے اوپر ایکچوئل سٹڈیز ہونا باقی ہیں. تو یہ ایک ذاتی رائے ہے، اس پہ سرکاری جو سوچ بچار ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ سابق وفاقی وزیر نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہم سے بات کرتے. بہرحال کچھ بھی ہوا، آج پارلیمان سے اچھے جیسچر ہی سامنے آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف انہیں کیسے دیکھتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں شفقت عباس اوان صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں. شفقت اوان صاحب، آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں حکومتی وزراء نے پھر مفاہمت کی بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ 4-5 زبانیں بولتے ہیں، ہم کس پر اعتبار کریں؟ کہیں نہ کہیں یہ گلہ بھی تو جائز ہے نا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک دھڑا لگتا ہے مفاہمت چاہتا ہے، دوسرا مزاحمت. کیسے ہوگی یہ مذاکرات والی باتیں؟ کس طرح یہ رکاوٹیں دور ہوں گی؟ دیکھیں سلمان حضرت صاحب، ہم نے تو ان کو بڑے پہلے کا کہہ دیا ہے کہ آئیں مذاکرات کریں، اور اس کا ایک بڑا کلیئر سا ایجنڈا دے دیا ہے کہ ایک آزاد الیکشن کمیشن ہو، ایک جمہوریت کے لیے بات کریں، سول سپرمیسی کے لیے آؤ، مل کے بیٹھ کے بات کریں. اور اس میں کوئی ایسا اس پورے ایجنڈے میں کوئی ذاتی نہیں ہے، سارا اور سارا صرف جمہوریت کے لیے ہے، پارلیمان کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے. اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو جناب عمران خان صاحب مکمل مینڈیٹ بھی دے چکے ہیں کہ جی آئیں بات کریں. اس پہ گورنمنٹ کی سنجیدگی کی آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ نہ ابھی تک انہوں نے کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے، نہ انہوں نے کوئی بیٹھک کا اہتمام کیا ہے. یہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا، اپوزیشن نے تو نہیں کرنا. ہمارا کوئی انکار اگر آیا ہو تو پھر وہ بتائیں، اتنا ہی بتا دیں وہ کہ کیا انہوں نے کوئی کمیٹی بنا دی ہے کہ کون کون لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے حکومتی جماعت میں سے؟ کیا انہوں نے ہمیں کوئی آفر کیا ہے کہ آئیں فلاں دن بیٹھیں؟ نتھنگ. اب ان کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر سی ہے، پاکستان تحریک انصاف کسی کے سامنے جولی نہیں پھیلائے گی مذاکرات کے لیے.
बड़ी बराबरी की सतह पे अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आए, लेकिन असल मसला क्या है, वो मुज़ाकरात शायद नहीं चाहते, वो एक बात करना चाहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती, लेकिन वो हम उन्हें बिल्कुल नहीं करने देंगे। हम मुज़ाकरात के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन बराबरी की सतह पर। अच्छा सर, जस्ट सपोज 8 फरवरी के एहतजाज से मुतल्लिक मुझे थोड़ा सा तैयारियां भी बता दें, और अगर ये एहतजाज नाकाम हुआ तो मुज़ाकरात में और वैसे भी हुकूमत के सामने आप लोगों की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नहीं हो जाएगी सर? देखिए, एहतजाज जरूर इंशाल्लाह कामयाब होगा, शटर डाउन भी होगा, उसमें पहिया जैम भी होगा, और उसमें हम बाहर भी निकलेंगे। ये 3 प्लान है, वो सारा कुछ हम करेंगे। और देखें, इसमें कोई कामयाबी नाकामी नहीं है, एक ये कंटिन्यूस अमल है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये 8 फरवरी जो है इस पे बस खत्म हो जाना है एहतजाज और फिर कभी नहीं हो सकना। ये इंशाल्लाह आगे रमजान आ रहा है, और रमजान के बाद तो हम एक लामतनाही सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं एहतजाज का, और हम उस वक्त तक नहीं वापस बैठेंगे जब तक इमरान खान साहब भी रिहा नहीं हो जाएंगे और इस मुल्क में आइन और कानून भी बहाल नहीं हो जाए। बहुत शुक्रिया अशरफ तवान साहब, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमसे बात कर रहे थे। एक और अहम तरीन मौजूद है इस ब्रेक के बाद। कराची में गुल प्लाजा की आग अभी ठंडी नहीं हुई, एक ही दिन में 2 मजीद मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात सामने आ गए हैं। सुबह के वक्त न्यू सब्जी मंडी के शेड्स में आग लगी। वाक़े में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाम के वक्त सदर के एक फ्लैट में आग लगने का वाक़या सामने आया। सदर कोऑपरेटिव की 7 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर फ्लैट में आग लगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। उधर साने गुल प्लाजा पर शहर की फिजा आज भी सोगवार है। इमारत का मलबा हटाने और लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। आग से मुतासरा गुल प्लाजा के कई हिस्से गिर गए हैं। इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा पैदा हुआ है। सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहती है कि गुल प्लाजा के बच जाने वाले हिस्से को भी गिराना पड़ेगा। गुल प्लाजा से मुत्तसिल बिल्डिंग के 2 पिलर भी टूट गए हैं। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबा बहुत ज़्यादा है, उठाने में 10 रोज लग सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो ने कहा कि हमें शक है कि गुल प्लाजा इमारत की बाएं जानिब ज़्यादा लाशें होंगी। वहाँ रास्ता बनाकर टीमें भेजी गई हैं। अल्लाह करे हमें रास्ता मिल जाए। साना गुल प्लाजा की गूंज कौमी असम्बली में भी सुनाई दी, जहां MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने नजर आए। फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने साने गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। फारूक सत्तार ने कहा कि वज़ीर आला सिंध 22 घंटे बाद साने की जगह पर पहुंचे। अमीनुल हक ने साने गुल प्लाजा को मुजरमाना गफलत करार दिया। कहा चंद रोज कबल इस्लामाबाद में 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन दी गई जिसमें सब अच्छा का नारा लगाया गया, लेकिन गुल प्लाजा में आग लगने का जवाब कौन देगा। साने गुल प्लाजा पर बहस के दौरान MQM की जानिब से नए इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालबा भी किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा और अब्दुल कादिर पटेल ने तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि गुल प्लाजा वाकई इंतहाई दर्दनाक है। हम सबको साने गुल प्लाजा पर अफसोस है। शैला रजा ने कहा कि साने गुल प्लाजा में इस पर सियासत नहीं करना चाहती और किसी और को भी इस पर घटिया सियासत नहीं करनी चाहिए। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि 35 साल बाद हमें मैंडेट मिला तो कहते हैं कि कराची हमारा है। अब कराची आपके हाथ में नहीं, अब इसके दावेदार ना बने। उन्होंने MQM और जमात इस्लामी ने कराची को यहाँ तक पहुँचाया। दोनों जमातों को मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कौमी असम्बली में MQM के इल्ज़ाम तराशी की सियासत की नफ़ी और सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहुत आगे जा चुके हैं। यह अज़ाले का वक्त है, इल्ज़ाम तराशी का नहीं। वज़ीर आला सिंध का 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान खुशाइन है। हमें ताजिर बरादरी के जख्मों पर मरहम रखना है। गुल प्लाजा के 10 साल के टैक्स के रिफंड के लिए भी वफाक को खत लिखूंगा। गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा के मुतासिरीन को पार्लिंग प्लाजा में जगह देने की तजवीज़ दी है। साने गुल प्लाजा की राख से कई दास्तानें निकल रही हैं, जिनमें प्लाजा इंतजामिया और मुतलका इदारों की मुजरमाना गफलत साबित होती है। साने गुल प्लाजा की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। आग से निबटने के लिए SBCA के मुताबिक गुल प्लाजा में 189 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर हुई। गुल प्लाजा में राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। इंतजामिया भी नहीं थी, जबकि तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से 2 साल पहले बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया, जिसमें बेशतर बुलंद इमारतों और कारोबारी मराकज़ में स्टैंडर्ड फायर सेफ्टी ना होने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट 1 जनवरी 2024 को कमिश्नर कराची को भिजवाएगी, जिसमें निशानदेही की गई कि शाहर फैसल, IA चुंदरीगढ़ रोड, शाहर कायदीन और तारिक रोड पर मजमूई तौर पर 235 से ज़ायद इमारतों का सर्वे किया गया, जिनमें फायर सेफ्टी ऑडिट में संगीन खामियां सामने आईं। रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी किया गया कि 77% इमारतों में फायर फाइटिंग का सामान मौजूद नहीं है।
साने गुल प्लाजा जैसे वाक़यात रोकने के लिए किए गए फैसले सिर्फ कागजों तक महदूद रहे। 15 दिसंबर 2025 को कराची में डिप्टी कमिश्नर जनूबी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तय किया गया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लाजमी सेफ्टी ऑडिट के बगैर NOC नहीं देगी। इजलास में तय किया गया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हर इमारत का सर्वे भी करेगी और हर इमारत में लाजमी आग बुझाने के आलात, फायर अलार्म, हंगामी अखराज के रास्तों की जांच पड़ताल होगी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी के इजलास में फैसला हुआ था कि आग बुझाने के आलात ना होने पर नोटिस जारी होंगे। अगर SBCA सर्वे बर वक्त कर लेता तो इतना बड़ा सानिया ना होता। सिविल डिफेंस नामी महकमा भी गैर फाल है। सिविल डिफेंस को 1 माह पहले ही टास्क दिया गया कि फायर सेफ्टी एक्सरसाइज कराई जाए। सिविल डिफेंस का सरकारी शोबा इजलास के फैसलों पर अमल ही नहीं करा सका। गुल प्लाजा समेत कराची में आतिशज़दगी के नए वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा हो गया है। ताहम परेशान कुन अमर यह है कि आतिशज़दगी के पुराने मुकदमात भी ताहाल अदालतों में नताइज के मुंतज़िर हैं। RJ शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से 11 अफराद की हलाकत का मुकदमा 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद सुस्त रवि का शिकार है। मंगल के रोज़ अदालत ने गवाहान को समन जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ऐसे में वज़ीर आला सिंध का ये कहना कि इंक्वायरी करा के अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे काफ़ी नहीं। कौम जानना चाहती है कि माजी में ऐसे सानियात की इंक्वायरी रिपोर्ट्स पर जिस जिम्मेदारों की निशानदेही हुई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अगर माजी में कोई कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी तबाही को रोका जा सकता था। कौम इंक्वायरी नहीं, जिम्मेदारों को भी कटहरे में देखना चाहती है। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी MQM पर और MQM पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम धर रही थी। ये जाहिर बात है किसी न किसी को तो जिम्मेदार होना ही है। इस पर बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखिल साहब से। कादिर खान मंदोखिल साहब, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अब ये बार बार कह रही है कि दरअसल सियासी पॉइंट सोनिंग हो रही है गुल प्लाजा के हादसे में, जो कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर सवाल तो है ना कि जिम्मेदार कौन है? क्यों ज़रूरत से ज़्यादा दुकानें बनाई गई? क्यों फायर अलार्म और इमरजेंसी एग्जिट नहीं था? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसकी प्राइम जिम्मेदारी है वो कहाँ थी? सलमान भाई, सबसे पहले तो इन सारी बातों के अलावा मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि कई जानें ज़ाई हुई है और मजीद जानों का खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़े से 2-3 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि हमारे सियासी मुखालफिन जो है ना वो टोटली हमें जिम्मेदार करे, जो कि मेरे वज़ीर आला तो पहले ही जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं, लेकिन कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने की जसारत करूंगा। ये जो नक्शा पास हुआ है 1998 में और 2003 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। उस वक्त टोटली सिंध हुकूमत MQM के पास था, काफली के साथ इत्यादि में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी। ये ग्राउंड +1 बिल्डिंग पहले मरहले में अप्रूव हुआ था, उसके बाद जाके उन्होंने 3 मंजिला और बना दी है। इवन के बेसमेंट की जो पार्किंग है उसी में दुकानें बना ली है, जो मेज़नाइन फ्लोर की पार्किंग है उसमें भी दुकानें बना ली है। ये सारी सूरत-ए-हाल तो उसके सामने, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है जो मैं खुद ही कबूल कर रहा हूँ वो ये है कि उसके बाद हमें ये सारी चीजों को जो ना वो चेक करना चाहिए, सारी चीजें की क्या है क्या नहीं है। नंबर 1 बात, उसके साथ साथ जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो फायर जो ब्रिगेड की गाड़ी थी वो देर से पहुंची, बिल्कुल गलत बात है। उसी रोड पे मेरा दफ्तर भी है, यानी फायर ब्रिगेड का अगर चूंकि आजकल वो फाकी हुकूमत का वो ग्रीन लाइन चल रहा है, आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून और मुर्जावाब के आपस में जो चीजें चल रही थी, 7 साल से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है, वो उसकी वजह से तकरीबन 20 मिनट गाड़ियां लेट पहुंची। अगर ये ग्रीन बस नहीं होता लाइन तो ये 2-3 मिनट का रास्ता है। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप कम से कम इस गलती को तस्लीम कर रहे हैं ना। इधर किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं है ना। जहां हुकूमत ने रेट, आपको कभी मसला है ब्यूरोक्रेसी का, आप लोगों को कभी मसला है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों का, अल्टीमेटली जो इस वक्त जितनी भी जिम्मेदारी है वो सिंध हुकूमत के ऊपर आ रही है ना। जहां आप लोगों ने अपनी रेट को कायम करना होता है ना, वहाँ रेट अच्छी खासी इस्टेब्लिश होती भी नज़र भी आती है। फॉर इंस्टेंस अभी आपका ई चलान वाला मामला था, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ई चलान वाला मामला आपने इस्टेब्लिश कर दिया। आपने वो अजरक वाली नंबर प्लेट्स थी, बहुत तनकीद हुई, लेकिन वो आपने कर दी। यानी जहां आपकी विल थी, यानी जहां से कुछ आना था वहां कर दिया गया। अब बल्दिया उस्मा कराची ने 2023 में शहर में बुलंद इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया था। निशानदेही की गई कि शाहरा फैसल, आया चंडीगढ़ रोड, शाहरा कादीन, तारिक रोड पर कुछ 235 से ज्यादा इमारतें सर्वे हुआ जहां फायर सेफ्टी ऑडिट में संगीन खामियां थी। तो हुकूमत किधर है सर? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किधर है? क्या आप लोगों ने इंश्योर किया कि उन तमाम इमारतों में होगा? बेशक आप यूनियन के सरबराहान को ही कहते, आप लोगों ने कुछ किया? सलमान भाई,
मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ये सारी चीजें सिंध हुकूमत की मातहत जो डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी थी सारी चेक करने के लिए, मगर साथ साथ मैं ये भी हक रखता हूँ इस बात का कि ये सारी चीजें, कल मेरे साथ एमक्यूएम का नुमाइंदा बैठा हुआ था, एमएनए थी, खातून थी, उन्होंने ये बोला कि ये अगर ये फायर सेफ्टी के हवाले से पीपल्स पार्टी दोबारा लूट मार शुरू कर देगी, अब आप मुझे बताओ, अभी हमने शुरू किए नहीं, पहले शक में कर देंगे, या तो हम कर रहे हैं तो बोलते हैं लूटमार करेंगे, लोगों से पैसे लेंगे, नहीं करेंगे तो बोलेंगे ये मुजरमाना गफलत है। तो अब आप बता दो कि हम करें तो क्या करें। एमकेएम की जानिब से जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है ना सानह गुल प्लाजा पे, अमीर जमात इस्लामी ने तो वज़ीर आला साहब के इस्तीफे तक का भी मुतालबा कर दिया है। मेरा मामला ये है कि अगर लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा, क्या मुलविस अफराद और महकमों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कुछ इंश्योर कर दें, कमेटी से बात कुछ आगे बढ़ेगी, और कब तक ये इंसाफ की तवक्को करनी चाहिए? सलमान भाई, सबसे पहले तो कोई नियमुल बदल नहीं, इंसानी जानों का सिंध हुकूमत ने 1 करोड़ फीकस का ऐलान किए, कोई नियमुल बदल नहीं, मैं मानता हूं। और दूसरी बात, सिंध हुकूमत ने एक ताजरों के साथ मिलकर कमेटी का ऐलान किए जहां ये सारे जो नुकसानात है उसकी जो ना वो निशानदेही करेंगे और तखमीना का लग दे। साथ साथ ये एमक्यूएम वाली बात करे, इससे पहले वजीर आला, इससे पहले हमारे सिंध के सूबाई वजीर नासिर शाह साहब ने जुडिशियल इंक्वायरी का ऑफर किया, हमने किया है। आइए सारे मिलके हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के सरबराही में एक जुडिशियल कमेटी बना ले, कमीशन बना ले, और सारी चीजों को तैनात करे। जिस सलमान भाई उसका कसूर है उसको टांग दो, खुदा की कसम बता रहा हूं, मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा और मैं हिमायत करूंगा। मैं तो कहता हूं वंस फॉर ऑल जो है ना इस बात का फैसला करे कि खुदा न खास्ता आइंदा इस तरह जानू के जो है ना वो नुकसान ना हो। पीपल्स पार्टी के सिलसिले में क्या टिकटी? कादिर खान मंदोखेल साहब इससे मुतल्लिक हमसे बात कर रहे थे। जावेद कुरैशी साहब से बात कर लेते हैं, सदर अंजुमन ताजरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कुरैशी साहब, सानिया गुल प्लाजे का आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्या सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर ही आयद होती है, या मालकान भी कसूरवार है जिन्होंने कैपेसिटी से ज्यादा दुकानें बनाई, एग्जिट पॉइंट्स पर भी दुकानें बनाई, क्या वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपका कराची में इस वक्त कोई है यहाँ बंदा, तो मैं वहीं खड़ा हूँ, वो आकर जरा देख ले। ये एक झूठा बयानिया हुकूमत ने बनाया है, और उस झूठे बयानिया उनका 3 दिन से ये चल रहा है, लेकिन वो जमीन बोस हो गया, उनकी हकीकत नहीं है। इसमें मुतल्लिका इदारे जो हैं वो इन्वाल्व हैं, और ये कराची का पहला वाकया नहीं है, लेकिन अलमिया यह है कि इसमें इंसानी जानें बहुत ज्यादा हुई है। अफसोस ये है कि हमारी जानें भी गई, लोगों की, हमारा माल असबाब भी तबाह हो गया, और हुकूमत जो लोग हैं वो हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। ये उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए। होता यह है कि वो मरहम रखते इस वक्त, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मरहम रखने के बजाय नमक पाशी कर रहे हैं। ये सारे का सारा ये इदारे जो केएमसी हमसे अरबों रुपया टैक्स लेता है, वो कहाँ गया? ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं थी? तो इन इदारों को ताला लगा दें। क्यों हमारे टैक्स के पैसों से ये चलते हैं इदारे, और आज हमें ही कसूरवार बनाया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक। अच्छा जावेद कुरैशी साहब, हुकूमत तसल्ली तो दे रही है, वज़ीर आला खुद भी कह रहे हैं कि हम इसकी इंक्वायरी तक पहुंचेंगे, लेकिन माजी करीब में देखें तो आरजे शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी हुई थी, 11 अफराद जहां भाग हुए थे, 2 साल हो गए इस मुकदमे को, काफ़ी अरसा गुजर गया, अभी तक सुसरवी का शिकार है। ताजरों ने और एमक्यूएम ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। आपको लगता है कि लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा इस बार? मुझे उम्मीद इस हुकूमत से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। जो वो बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के वो ताजरों को मौजूद इल्जाम ठहरा रही है, तो वो क्या, ये जो एक कमेटी बनाई है कमिश्नर कराची की सरबराही में, इंक्वायरी कमेटी, हमने तो इसे पहले ही मुस्तरद कर दिया, इसकी जुडिशल इंक्वायरी करा ली जाए, और जुडिशल इंक्वायरी के अंदर जो लोग इसके अंदर मुलविस है, खा वो ताजिर हो या इदारे, उनको कानून के कटेरे में लेके आए, आइंदा इस किस्म की ये वाकयात से रोकथाम हो सके। अफसोस ये है कि कराची में आए रोज ये वाकयात होते हैं, कोई गटर में गिरकर मर जाता है बच्चा, कोई जनाब ट्रक के पहियों के नीचे आके, कोई लोग स्नैचिंग की वारदात में मर जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। क्यों नहीं हुकूमत के इदारे फाल हैं? क्यों नहीं वो चेक करते कि यहाँ बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी है या नहीं है? और आज एक सानी के बाद इनकी आंखें खुलती हैं, 2-4 दिन रोना धोना रहेगा, और वो हमेशा की तरह ये इंक्वायरी फाइलों में दब जाएगी।
اچھا جاوید قریشی صاحب، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے 2023 میں شہر میں بلند عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کرایا تھا۔ نشاندہی ہوئی کہ شارع فیصل، آئی جنریگر روڈ، شارع قائدین اور طارق روڈ پر کل 235 سے زائد عمارتیں ہیں سروے میں کہ ان میں فائر سیفٹی آڈٹ میں سنگین خامیاں سامنے آئی تھیں۔ آپ کے پاس کوئی معلومات ہے کہ 2 سال میں حکومت نے اس رپورٹ کے بعد کوئی ایکشن لیا ہو، بلڈنگز کے اندر انشور کیا ہو، ادھر کی یونین سے یا اس بلڈنگ کے مالکان سے ہی اس سلسلے میں اقدامات کرنے کو کہا ہو؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض پہلے بھی کی، اب دوبارہ میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ادارے کی جو ذمہ داری ہے انہیں پوری کرنی چاہیے، تاجروں کی جو ذمہ داری ہے وہ انہیں پوری کرنی چاہیے۔ بندے بھی ہمارے مرے، مال بھی ہمارا تباہ ہوا اور الزام بھی ہم پر ہے۔ میں اپنا خون کن کے ہاتھوں پہ تلاش کروں؟ میں تو یہ کہتا ہوں ان کے خلاف FIR کٹنی چاہیے۔ بہت شکریہ جاوید قریشی صاحب، صدر آل پاکستان انجمن تاجران۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو محض دعوے نہیں، آن گراؤنڈ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کم از کم اس موقع پر تاجر برادری اور بلڈنگ انتظامیہ کو الزام نہ دیں۔ سب سے پہلے ریسکیو کے عمل کو مکمل کیا جائے۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد۔ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں سے 345 دن صدر ٹرمپ امن کے دائی بنے رہے۔ اس دوران انہوں نے متعدد مواقع پر 8 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ بھی لیا، مگر آخری 20 دنوں میں صدر ٹرمپ کے پیس میکر کا پردہ فاش ہوا۔ سال 2026 کے آغاز پر امریکہ کی ڈیلٹا فورس نے صدر ٹرمپ کے حکم پر وینزویلا پر حملہ کیا، جس میں صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے نیو یارک منتقل کیا گیا، جسے واشنگٹن قانونی کارروائی قرار دیتا ہے، لیکن کئی ممالک نے اسے غیر قانونی اور جارحانہ عمل قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران، کولمبیا اور میکسیکو میں بھی فوجی آپشنز کے استعمال کا عندیہ دیا، جبکہ امریکہ نے متعدد بین الاقوامی اداروں اور اقوام متحدہ کے پروگرام سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ ان اقدامات کو امریکہ فرسٹ نظریہ کے تحت دیکھا جا رہا ہے، جس میں طاقت، خود مختاری اور قومی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سفارتی حلقوں کے مطابق ٹرمپ کی خارجہ پالیسی نے عالمی تعلقات میں کشیدگی بڑھا دی ہے اور امریکہ کی روایتی اتحادی پوزیشن کو متاثر کیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رویہ عالمی استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، جبکہ کچھ حلقے اسے امریکہ کے قومی مفاد میں ضروری قدم قرار دیتے ہیں۔ ٹرمپ کی قیادت میں عالمی سطح پر امریکی اثر و رسوخ اور فوجی طاقت کو بڑھانے کی کوششیں اب بھی جاری ہیں، جس سے بین الاقوامی سیاست میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس دوران صدر ٹرمپ نے عالمی امن اور دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم شدہ عالمی نظام کو نئی شکل دینے کی کوششیں تیز کی ہیں۔ غزہ پیس آف بورڈ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ وینزویلا پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش رکھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر مصنوعی ذہانت سے بنی ہوئی ایک تصویر لگائی، جس میں گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بتایا گیا ہے، اور ٹرمپ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور دیگر کے ساتھ فتح کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ گرین لینڈ سے متعلق صدر ٹرمپ کے عزائم کی یورپی ممالک شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے 1 فروری کو یورپی ممالک پر 10% اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی ٹی وی کو ٹیلی فونک انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یورپ کو گرین لینڈ کی بجائے روس یوکرین جنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یورپ کی موجودہ صورتحال روس یوکرین جنگ کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب یورپی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے اور گرین لینڈ سے متعلق امریکی موقف کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دھمکیوں اور دباؤ کے ذریعے فیصلے مسلط نہیں کیے جا سکتے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اتحادی ممالک کے خلاف امریکی ٹیرف کے استعمال کو غلط قرار دیا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ یورپ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ فرانس، جرمنی اور ناروے نے بھی امریکی صدر کی ٹیرف دھمکیوں کو بلیک میلنگ قرار دے دیا ہے۔ یورپی رد عمل کے لیے یورپی یونین کا ہنگامی اجلاس جمعرات کو طلب کیا گیا ہے، جس میں ممکنہ جوابی اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ دوسری مدت صدارت میں صدر ٹرمپ کا گول نوبل انعام حاصل کرنا تھا۔ نوبل انعام نہ ملا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے ہی خلاف ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناروے کے وزیر اعظم یوناس گاہر اسٹورے کو لکھا کہ چونکہ انہیں نوبل امن انعام نہیں دیا گیا، اس لیے وہ صرف امن کے بارے میں سوچنے کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ اگرچہ امن ان کی ترجیح رہے گا، تاہم اب وہ اس بات پر بھی غور کریں گے کہ امریکہ کے لیے کیا درست اور بہتر ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ خط ناروے کے وزیر اعظم یوناس گاہر اسٹورے اور فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹیب کی جانب سے بھی بھیجے گئے ایک مختصر پیغام کے جواب میں تھا، جس میں انہوں نے یورپی اتحادیوں پر امریکی ٹیرف عائد کرنے اور گرین لینڈ کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا اور امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطے کی درخواست کی تھی۔ امریکی صدر نے اپنے خط میں واضح کیا کہ 8 جنگیں رکوانے کے باوجود آپ کے ملک میں مجھے نوبل نہیں دیا۔ اب مجھ پر کوئی بار نہیں کہ بس امن کا سوچوں، اب میں وہی کروں گا جو امریکہ کے لیے اچھا ہوگا۔
صدر ٹرمپ نے خط میں گرین لینڈ پر مکمل امریکی کنٹرول کے مطالبے کو بھی دہرایا اور کہا کہ عالمی سلامتی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک امریکہ کو گرین لینڈ پر مکمل اختیار حاصل نہ ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو پر بھی زور دیا کہ وہ امریکہ کے لیے عملی اقدامات کرے اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے نیٹو کے لیے کسی بھی دوسرے رہنما سے زیادہ خدمات انجام دی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس نوبیل امن انعام وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا ماچادو کو دیا گیا، جنہوں نے حال ہی میں وائٹ ہاؤس پہ ملاقات کے دوران اپنا سونے کا تمغہ صدر ٹرمپ کو دیا۔ تاہم نوبیل کمیٹی کے مطابق انعام منتقل یا واپس نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔